वेलकम टू एग्जाम मंत्र। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। दोस्तों आज के क्लास हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा, यानी कि मॉडल पेपर नंबर आपका 6 होगा। आरडब्ल्यू की बुक है, ठीक, अंकित भाटी सर की जो बुक है उसमें से आपका 6 नंबर के मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की जो 5 मॉडल पेपर है वो पूरा निचोड़ क्लास आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है सभी लोग जो है लिंक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए क्लास में, ठीक है जी। जी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग ना सभी क्वेश्चन का आंसर भी देते रहिएगा साथ साथ। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनाई गई थी। तो आज क्वेश्चन ज्यादा स्पीड में करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति जो है किस धातु से बनाई गई थी, तांबा, पीतल, कांसा या फिर लोहा। तो आपके इसमें आंसर क्या होगा, कांसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। जो प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो किस धातु की बनी थी, कांस का बना हुआ था, ठीक है। ये मूर्ति जो कहाँ मिले थे, मोहनजोदड़ो मिले थे। कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दी, ठीक है। गौतम बुद्ध जी ने जो अपना उपदेश दिया वो किस भाषा में दिया था, पाली, संस्कृत, हिब्रू या फिर हिंदी। तो आपका आंसर क्या होगा, पाली। पाली भाषा में जो है गौतम बुद्ध जी ने क्या दिया था, उपदेश दिया था। और पाली भाषा जो है प्रकृत भाषा का ही रूप है, कि प्रकृत भाषा का ही रूप होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस जो है अधिवेशन में पास हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी अध्यक्षता में, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी अध्यक्षता में जो है कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ था। सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन में पास हुआ था। तो आपका आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, आप पता होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक, इन्होंने कब से कब तक शासन किया। तो ऑप्शन आपके 322 ईसा पूर्व से 305 ईसा पूर्व तक, 326 से 306 ईसा पूर्व, 322 से 298 ईसा पूर्व, 322 से 310। तो आपके इसमें आंसर क्या होगा, 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इनके गुरु कौन थे, जो इनके मार्गदर्शन किए थे, चाणक्य। कौन थे, चाणक्य, ठीक है। चाणक्य या फिर कौटिल्य, ठीक है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, वो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र। कौन सा, अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, चाणक्य है, ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य, कई बार आपके लिखा होता है विष्णुगुप्त, ठीक है। 3 नाम है इनका, ठीक है। तीनों नाम से क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। वंदे मातरम गीत जो है किस पुस्तक से लिया गया, वंदे मातरम गीत जो है किस पुस्तक से लिया गया है। गीतांजलि, आनंद मत, इंडियन पीपल या फिर पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए वंदे मातरम जो है इनके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और ये जो वंदे मातरम किस किस पुस्तक से लिया गया, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या, आनंद मठ। क्या, कौन सा बुक है, आनंद मठ। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब और बेगम हजरत महल भागकर कहां चले गए थे, नेपाल, भूटान या फिर चीन या बर्मा कंट्री, यानी कि म्यांमार वर्तमान में। तो 1857 के जो विद्रोह के दौरान जो है नाना साहब और बेगम हजरत महल जो भागकर कहां पहुंच गए थे, नेपाल गए थे। कहां गए थे, नेपाल गए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो है हक ए सर्व नामक सिंचाई कर वसूलता था। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर वसूलता था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन बलवान। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। किसने वसूला था ये सिंचाई कर, फिरोज शाह तुगलक ने वसूला था, ठीक। और फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर, किन पे, ब्राह्मणों पर जो है ताजिया कर लगाया था, ताजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर ताजिया कर किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1824 समय सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से जाने से मना कर दिया था। कब, 1824 से पूर्व में जो है 1824 में जो है सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो लड़ने के लिए समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था। नेपाल, अफगानिस्तान, तुर्की या बर्मा। देखो 1824 में जो ब्रिटिश ने बर्मा पे अटैक कर रहे थे, तो उस समय जो सिपाही थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने इंडियन के, तो वो लोग समुद्र पार करने से मना कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बर्मा, ठीक है। किस पे अटैक करने वाले थे, बर्मा से लड़ाई करने वाले थे, वर्तमान में आपका म्यांमार कंट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सरागरी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1854, 1897, 1878 या फिर 1867 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर होगा 1897। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी आपका करेक्ट आंसर है। 1897 ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगान अफगान के बीच लड़ाई हुआ था। किसके बीच में? ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगान के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अफगान के बीच में हुआ था। इसका मूवी भी निकला था, आप सभी लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आपका 10 क्या कह रहा है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1919 या फिर इंडिया एक्ट 1784 या फिर चार्टर्ड एक्ट 1813? बताइए आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, भारतीय शासन अधिनियम 1919। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 ये जो अधिनियम है ये मॉन्टेग्यू और मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड के समय पास हुआ था। किसके समय? मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के समय पास हुआ था। ठीक है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कब पास हुआ था? 1919 में। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आप लोग सभी लोग आंसर देते रहिएगा। ये आपके अंकित भाटी सर जी की बुक का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो सभी क्वेश्चन के आंसर देते रहिए। आपका प्रिपरेशन का कुछ ही दिन रहेगा, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए डेली और खुद को जांचिए कि आपका प्रिपरेशन इस समय किस लेवल तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा के बारे में? सबसे लंबी तटरेखा ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल? और सभी लोग पता होगा, सिंपल से गुजरात होगा आंसर आपके। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। गुजरात जो है, गुजरात राज्य जो है सबसे लंबी तटरेखा रखता है। कौन सा राज्य? गुजरात। ठीक है, इसके अगर तटरेखा की लंबाई की बात करें तो तटरेखा की लंबाई आपका करीबन 7516.6 किलोमीटर। कितना है? करीबन 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तटरेखा की लंबाई किसकी? गुजरात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या सवाना वन? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में जो चंदन का पेड़ क्या उगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप सभी लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे अगर प्रैक्टिस सेट अपने लगाए होंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन रिपीट भी होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अमेजन डेल्टा, इरावती डेल्टा, राइनमुस डेल्टा या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा? तो आपका इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो आकृति में कैसा है? त्रिभुजाकार है। और सुंदरबन डेल्टा जो है कहां पर है? सुंदरबन डेल्टा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? देखिए हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य जो है मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिला। कौन सा जिला? पन्ना जिला, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मधेसी जनजाति भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान? मधेसी जनजाति जो है भारत और कौन से पड़ोसी देश? भारत के नेपाल पड़ोसी देश से संबंधित है। ठीक है, नेपाल, भारत और नेपाल होगा आंसर क्या? भारत और नेपाल। और देखिए नेपाल के दक्षिणी भाग के मैदानी क्षेत्र को मधेश कहते हैं और यहाँ पर रहने वाले जो निवासी है उनको मधेसी कहते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटीज पैटर्न, हाई यील्डिंग वैरायटीज, आपके फिर पी से पैटर्न देके रखा है जी, नहीं गलत है। क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटीज पेटेंट नहीं, हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। ऑप्शन आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। ठीक है, भारत में अगर हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो भारत के हरित क्रांति के जनक किनको कहते हैं? हरित क्रांति के जनक जो है कौन है? डॉक्टर एम स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस
स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, HYBP का पूर्ण रूप क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 जुलाई 1955 को, या 1 अप्रैल 1956 को? बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 17 का आंसर क्या? देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण की बात करते हो तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है, 1 जुलाई 1955 को हुआ था। देखिए एसबीआई का अगर उत्पत्ति की बात करें, एसबीआई की उत्पत्ति कब हुआ था? 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुआ था। किसके नाम पे? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता रूप में हुआ था। बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से 1806 में हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपए का कितने बार अवमूल्यन हुआ? भारतीय रुपए का कितने बार स्वतंत्रता के बाद? ठीक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? देखिए भारतीय रुपए के अवमूल्यन की बात करते हैं तो भारतीय रुपए के अवमूल्यन जो है पहली बार जो हुआ था 1949 में हुआ था। ठीक है, 1949 में हुआ था फर्स्ट टाइम। उसके बाद दूसरी बार 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में दूसरी बार हुआ था। उसके बाद जो है 1991 1991 में हुआ था तीसरी बार, 1991। तो टोटल जो है 3 बार अवमूल्यन हुआ भारतीय रुपए का। कितने बार? 3 बार अवमूल्यन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की कितने प्रतिशत राशि की संस्तुति की गई है? ठीक है, 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राशि को संस्तुति की है? 32.5%, 30.5%, 33% या 34%? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आंसर होगा कितने परसेंट किया गया? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30.5%। 30.5% राज्यों के लिए संतुष्टि की। कब? 12वें वित्त आयोग। नाम देखिए 12वें वित्त आयोग की बात करते हैं तो 12वें वित्त आयोग जो है 12वें वित्त आयोग कब था? 12वें वित्त आयोग की अगर अवधि की बात करते हैं तो आपका होगा 2005 से 2010। इसके बाद 13वें वित्त आयोग में जब हुआ, 13वें वित्त आयोग की बात करते हैं उस समय आपके 2010 से 2015 में इस समय भी वृद्धि किए गए थे। ठीक है, 30.5 से फिर वृद्धि किया गया 1.5%, आपका हो गया 32%। ठीक है, 32% किया गया था 13वें वित्त आयोग में। 13वें वित्त आयोग में 32% और 12वें में 30.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या? भारत में वैट वैल्यू एडेड टैक्स कब से लागू हुआ? 28 मार्च 2004 से, 1 अप्रैल 2004 से, 1 अप्रैल 2005 से या 31 मार्च 2005 से? तो भारत में जो वैट की शुरुआत किया गया 1 अप्रैल 2005 से किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, 1 अप्रैल 2005 से शुरू किया था। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट जो एक अप्रत्यक्ष कर है, कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखिएगा, वैट जो एक अप्रत्यक्ष कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या है? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा या फिर भारतीय संसद द्वारा? भारतीय संसद द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा? 26 नवंबर 1949 को। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था भारतीय संविधान को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। देखिए भारतीय संविधान के निर्माण की बात करते तो आपका 2 वर्ष कितने? 11 महीने, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। कितने दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। ठीक है, और संविधान सभा की अगर अंतिम बैठक की बात करते हैं तो अंतिम बैठक, ये भी क्वेश्चन होता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक जो आपके 24 जनवरी, कब? 24 जनवरी 1950 में हुआ था। 24 जनवरी 1950 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 22, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी या संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? सुमेलित है, पॉजिटिव वाला पूछे। पहला आपके भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा अनुच्छेद में? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 देखे रखा है, 318 नहीं है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद आपके अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 124 में, 124, ध्यान रखिएगा 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। भारत का निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग 324, ये बिल्कुल करेक्ट है, 324। ऑप्शन नंबर बी आपका पॉजिटिव वाला पूछा है, सही वाला कौन सा? वही आपका आंसर होगा। तो भारत का निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। आगे संघीय लोक सेवा आयोग
संघीय लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, इसका 315 से लेकर आपके 323 है, यहाँ 332 देके रखा है, 315 से लेकर 315 से 323 के बीच में, 315 से 323 के बीच में अनुच्छेद 315 से 323। आगे राज्य अधिवक्ता की बात करते हैं, राज्य अधिवक्ता जो है अनुच्छेद 351 नहीं है, 165 होगा यहाँ पर, अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है। ठीक है, क्लियर है। चारों पॉइंट जो आपके इंपॉर्टेंट बनता है, पहला आपके सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो ये आपके अनुच्छेद 124 में, भारत के निर्वाचन आयोग की बात 324 में, उसके बाद आपके संघीय लोक सेवा आयोग की बात कर 315 से 323 और राज्य महाधिवक्ता की बात करते हैं तो 165 में वर्णन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं, भारत की संविधान के अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है। ठीक है, किस राज्य में जो लागू नहीं है वाला पूछा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। देखिए संविधान की 6ठी अनुसूची जो है इसमें आपके आसाम, मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर आपके मिजोरम, ये 4 स्टेट ध्यान रखिएगा। फिर आपके मिजोरम के जो है जनजाति क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गई। ठीक है, इन चारों स्टेटों में जनजातियों के लिए अलग से पृथक व्यवस्था की गई। ठीक है, विशेष प्रबंध किया गया, विशेष व्यवस्था, विशेष प्रबंध किया गया। पूछा अनुसूची 6 में जो इनमें से कौन सा राज्य नहीं है, देखिए आसाम है, त्रिपुरा है और मेघालय, तो आपका आंसर होगा मणिपुर नहीं है। ठीक, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट में अनुसूची 6 में जनजातियों के लिए विशेष उपबंध दिया गया है और मणिपुर इसमें आपका आंसर जो है जो नेगेटिव है नहीं है इसमें से। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। देखिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में या उपयुक्त सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 की बात करते हैं, किसमें, अनुच्छेद 127। सर्वोच्च न्यायालय अब इससे पहले 124 में है और हम अनुच्छेद 127 की बात करें, अनुच्छेद 127 के तहत जो है केवल सर्वोच्च न्यायालय में जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, किसके, केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्या है, नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 127 के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 का है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है पूछा, मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय या केंद्र का वित्त आयोग। देखिए संवैधानिक संस्था नहीं है, कौन सा, मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है ये आपका करेक्ट होगा, मानवाधिकार आयोग। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन की बात करते हैं, इसकी गठन जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ। किसके तहत हुआ, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है मानवाधिकार आयोग की गठन किया गया था। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन बनता है, देखिए प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर, डेट ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है कब, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। देखिए दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है और इसमें मानवाधिकार दिवस की बात करते हैं 10 दिसंबर, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बहुत सिंपल सा कौन सा, कैंडिला मात्रक है, साइंस का कौन सा, कैंडिला किसका मात्रक है, कैंडिला ज्योति फ्लैक्स बल, ज्योति तीव्रता या फिर दाव का। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, देखिए कैंडिला जो है किसके मात्रक है, ऐसा ही मात्रक की बात करते हैं, कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता की मात्रक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अब बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक जो है पास्कल होता है। क्या है, पास्कल। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का है, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है, द्रवण, चालन, विकिरण या सूर्य ताप। देखिए सिंपल से सूर्य का ताप किससे आते हैं भाई, विकिरण के माध्यम से आती है। और जब जिस रात को जब बादल ज्यादा होता है ना, उस रात को गर्मी ज्यादा फील होता है। जिस दिन साफ होता है, आकाश बिल्कुल साफ होता है, ठीक है, उस दिन हमें क्या ज्यादा ठंडी लगता है। किस कारण होता है, ऊष्मा का जो संचारण किस माध्यम से होता है, विकिरण माध्यम से होता है। कौन से माध्यम से, विकिरण माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखिए जब विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का संचारण होता है, विकिरण के माध्यम से, तो वो पृथ्वी द्वारा ऊष्मा जो उत्सर्जित होता है वो बादल से टकरा के वापस आया, इसलिए हमें क्या ज्यादा
गर्म महसूस होता है, और जब निर्मल होता है यानी कि साफ होता है तो ये टकरा के वापस नहीं आती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? द्रव पदार्थ से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, द्रव से डायरेक्ट गैस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये आपने बहुत 10th क्लास में पढ़ा होगा। अब क्षेपण या फिर वाष्पीकरण या फिर संघनन। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? देखिए द्रव से गैस बनना, देखिए अगर पानी को हम धूप में रख देते हैं धीरे धीरे क्या होता है? वाष्प बन के उठते हैं, इसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी विधि से क्या बनता है? आपका सॉल्ट बनता है, नमक बनता है ना, इसी विधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 20, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, एन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है ना। कितना होगा? 7। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, 7 है ना। और नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन एक अधातु है। क्या है? अधातु है। कैसा है? अधातु है। और ये तत्वों में जो है क्या है? हल्का है। ठीक है, क्या है? हल्का है। और इसमें और एक क्वेश्चन बनता है वायुमंडल में जो है, वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन के कितने परसेंट है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का सबसे अधिक मात्रा है, कितना? 78% है। कितना? 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली पाई जाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कौन सी इसमें से जो है जिसको पाचन थैली कहते हैं? गोल्जिका को पाचन थैली कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, या फिर लाइसोसोम को? देखिए पाचन थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लाइसोसोम को जो है पाचन थैली कहते हैं कोशिका का। और कोशिका के बिजली घर की बात करते हैं, बिजली घर कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कहते हैं पावर हाउस। ठीक है, बिजली घर। ठीक है, बिजली घर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31। देखिए आप मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा कुछ मैथ का क्वेश्चन, इसमें मैथ का क्वेश्चन ग्राफ वाला छोड़ के बाकी क्वेश्चन सारे अटेंड कर लेंगे। ग्राफ का हम अलग से क्लास रखते हैं। ठीक है, उसमें आप देख लीजिए ग्राफ के जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31, इसमें मैथ का देखिए 6.25, इसका 1/2 1/2 मतलब क्या? रोड में है, ये रोड में है। ठीक है, 1/2 ये भी 1/2 ये भी आपके कितना? रोड में है। जब 1/2 लिखा जाता है इसका मतलब वो रोड में। 1/3 ये क्यूब में, घन क्यूब में। 1/4 ये 4 में है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 6.25 ये रोड में है, इनटू रोड 0.0144। ठीक है, प्लस में 1 और नीचे आपका है 0.027 ये आपके घनमूल में है। किसमें? घनमूल। और मल्टीप्लाई में आपके यहाँ कितना? 4 का पेयर बनना है, यानी कि 81। अब देखिए जितना इसको होता है, जिसका अगर इसके पावर 2 में है तो इसको 2 का पेयर बनना है, इसमें 3 में है तो 3 का पेयर बनना है, ये 4 है तो 4 का पेयर बनता है। जैसे 6.25 ये कितना होगा? 25 मल्टीपल 25 मतलब 25 आपका 625 होता है ना, 25 और इधर आपके करेंगे 0.144 इनके आपका कितना आता है? 12 का कितना? 44। तो इनके 0.12 मल्टीप्लाई 0.12 करेंगे ना, 12 144 डेसिमल 1 2 3 4 में लगता है, 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पर आपके 1 2 1 2 डेसिमल यहाँ पर प्लस में इधर 1 है। नीचे आ जाओ, नीचे आप 3 का पेयर बनाना है, आपके घनमूल में रहेगा। देखिए कितना होगा? 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 डिजिट के बाद जो आपके डेसिमल आएंगे 0.3 सब में एक डिजिट हो गया तो 3 डिजिट हो गया। इसमें सिंपल से कितना होगा? 4 के बना 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 9 9 3 27 27 3 81। अब प्रत्येक पेयर में से हम इसमें से 2 का पेयर बनना है, इसमें 2 का पेयर बनना है, और नीचे जो आपके इसमें 3 का पेयर बनना है, इसमें 4 का बनेगा क्योंकि यहाँ पर 4 है। ठीक है, चलिए वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए आपके यहाँ हो जाएगा 2.5 में से 1 निकाले तो 2.5 और इधर मल्टीप्लाई में कितना? 0.12 और प्लस में इधर 1, इधर आपका 0.3, इसमें 3 का पेयर बनना है, इसके आपके 3 का पेयर बनना है। इधर आपकी क्या हो जाती है? 12 से 25 का गुना करेंगे आपके कितना? 25 12 आपके 300 हो जाएगा ना। 300 डेसिमल में देखो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 1 2 3 यानी कि यहाँ पर आएगा डेसिमल, और इधर प्लस का आपका 1 है। नीचे आपके क्या होगा? 3 3 9 डेसिमल में ये 1 डिजिट। अब ठीक है, अब यहाँ जोड़िए 0.3 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1.3 और इधर 0.9 पॉइंट से पॉइंट कट गया, यानी कि 9 से भाग देना आपको 13 को, आपका आंसर आ जाएगा। 9 से 13 को भाग देंगे, 9 का 9, फिर बचा कितना आपके 4, फिर आपके पॉइंट लगाएंगे 0 9 36। ठीक है 36 1.4। अब देखिए फिर से 4 बचेगा, फिर से कितना? देखिए 1.4 आपके 2 आंसर है, एक में रिपीट लगा तो रिपीट वाला आंसर आएगा, क्योंकि फिर से 4 बचेगा, इसमें फिर से 0 आएगा, फिर 9 36 ऐसा आएगा। 1.444 आता रहेगा, 4 आता रहेगा, यानी कि बार लग जाए तो उसके ऊपर रिपीट लगेगा। आपका आंसर ऑप्शन डी आएगा, ना कि ऑप्शन बी मत करिएगा, क्योंकि इसमें 1.4 इसमें पूरा फिक्स आंसर हो गया। इसमें आपके 1.4 इसमें रिपीट लगा दें, इनकी बार बार ये 4 रिपीट हो रहा है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको। 100 51 50.5 या फिर 49.5। देखिए प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत पूछे तो आपका फार्मूला क्या होता है? n + 1/2
प्रथम 100 पूछा तो n प्लस 1/2, n हो गया 100, 100 प्लस 1/2 आपके हो जाएगा 101/2, 101/1 की 50.5 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या, यदि 8 की घात x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की घात 2x प्लस 1 का मान कितना होगा। देखिए 8 की घात क्या x प्लस 1 देख रखा है, इधर आपके 64 दिखा है, और जो बेस है ना आधार, आधार को एक ही जैसा कर लीजिए। देखिए 8 की घात x प्लस 1 है, इधर भी 8 की घात 2 हो जाएगा। अब जब आधार हम छोड़ देंगे, दोनों आधार सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 2, यानी कि x बराबर 2, ये 1 उधर ले जाओगे आपका माइनस का हो जाएगा, x बराबर आपके 1 बचा। x की वैल्यू आगे, अब आपसे पूछा ये वैल्यू पूछा कितना, 3 की घात 2 प्लस 2x प्लस 1, तो x की क्या वैल्यू रखिए 3, 2 गुना 1 प्लस 1, यानी कि आपके बन जाएगा 3 की घात 2 प्लस 1, 2 एकम 2 हुआ ना, तो 3 की घात 3, 3 की घात 3 कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। आंसर आपका कौन सा, ऑप्शन आपका डी सही हो रहा है। ऑप्शन आपका डी जो है इसमें करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर सेट में मिलती है। 0.796, 0.796 मतलब एक ही टाइप के 3 बार यहाँ, फिर अब क्या 0.204, 204, ये इसके 3 टाइम, तो इसको हम लेट्स करते हैं, पहले वाले डिजिट को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, तो ए, फिर इसका बी तो हो जाएगा, तो क्या ए की घात 3, इधर आपके प्लस बी की घात 3। लास्ट प्रैक्टिस सेट में सिमिलर ऐसा क्वेश्चन था, यहाँ पर 2 बार ए और ए, तो यहाँ पर होगा ए स्क्वायर माइनस देखो ए और बी, तो हो जाएगा ए बी। इधर 2 बार सेम डिजिट है कौन सा, बी, इसको हमने बी माना, पहले वाले को क्या, पहले 796 को हमने ए मान लिया और 0.204 को हमने बी मान लिया। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऊपर एक फार्मूला मिल रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका देखिए सिमिलर वैसे आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको आप काटेंगे तो कुछ नहीं बचा, कट गया तो आपका बचा ए प्लस बी। देखिए अगर आप साधारण मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो गुना करेंगे तो आप फंस गए, इस पोर्शन को सॉल्व नहीं करते, तो बिना फार्मूले के इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इसका कोई ट्रिक स्पेशल नहीं है, सिंपल से ए का वैल्यू रख दो 0.796, इसको हम जोड़ेंगे 0.204, ऐड करिए 4 से 10, 9 और 1 10, 7 8 2 9 और 10, तो आपके डेसिमल 1 2 3, यानी कि आपका आंसर आएगा 1 आएगा, आंसर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा, बना रहा है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 65 किलोग्राम, कह रहा है 65 ग्राम जो है 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 13.4%, 65.2%, 15.8% या 13.8%। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 65 ग्राम कह रहा है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम में आपके 2000 ग्राम हो जाएगा। कितने ग्राम, 2000 ग्राम, है ना। दोनों को सेम यूनिट में निकालना है, एक ही जैसा इकाई में लाना है। अगर किलोग्राम में तो दोनों को किलोग्राम में लाओ, दोनों अगर ग्राम में है तो दोनों को ग्राम में लाओ, ठीक है। एक जैसे यूनिट में चेंज करना है, ठीक है। ग्राम ग्राम रख सकते हो या फिर किलोग्राम किलोग्राम रख सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन सेम करना है, इतना ध्यान रखिएगा। तो 65 किलोग्राम किसके परसेंट है, 2000 का, 2000 का कितने परसेंट है, 2000 का परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना। ध्यान रखिएगा जिसकी पूछा गया उसकी वैल्यू को ऊपर लिखा जाता है, टोटल वैल्यू को नीचे लिखेंगे और 100 से गुना करेंगे। आप 0 से 0 काट दीजिए तो आपका बच्चा कितना, 65/20, 65/20 आया। तो ये तो कैंसर नहीं, आप काटिए, देखिए 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 15, 5 20, 13/4% आ रहा है। देखिए ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, 13/4%। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, निर्भय या दोनों, हवा अग्नि परना पराना दोनों निर्भय। देखिए अभय का मतलब होता है निर्भय, क्या होता है निर्भय। उभय का मतलब होता है दोनों, कॉमन। उभयनिष्ठ मैथ में बहुत पढ़ा होगा, उभयनिष्ठ चर राशि, तो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, है ना, कॉमन दोनों में जो चीज होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट हो रहा है, ठीक है। निर्भय और दोनों, अभय और उभय का मतलब क्या हो गया, निर्भय और दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हवा अग्नि का क्या हो जाएगा, हवा और अग्नि का अगर पूछे तो हवा और अग्नि का मतलब क्या होता है, हवा का मतलब सीधी बात, हवा को हम क्या कहते हैं, अनिल, और अग्नि को अनंत। हवा को क्या कहते हैं, अनिल, और अग्नि को अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है, अनिक का पर्यायवाची कौन सा, अर्जुन, सेना, अग्नि या फिर घोड़ा। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या, पर्यायवाची क्या है, अनिक की पर्यायवाची एक तो आपको होता है सेना, सेना, कटक, फिर आपके वाहिनी, फौज, ये सब किसके, अनिक के पर्यायवाची है। तो आपसे अनिक के पर्यायवाची पूछा है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेना, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं घोड़ा की पर्यायवाची क्या है, काफी आता है, हच और या, हा और या, है ये वाला काफी पूछते हैं। फिर अश्व, ये आपने बहुत सुना होगा, अश्व, ठीक है। तुरंग, तुरंग, फिर वाजी,
ये किसकी, घोड़ा की पर्यायवाची। अग्नि का बताइए, अग्नि का पर्यायवाची क्या, अग्नि का आप सभी लोगों को पता होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था हमारा, अग्नि का पर्यायवाची अनल भी होता है। और अर्जुन वाला देख लीजिए, अर्जुन को क्या पार्थ बोलते थे ना, कृष्ण पार्थ, पार्थ नाम से थे। और कृष्ण जी क्या बोलते थे, धनंजय भी बोलते थे, क्या बोलते थे, धनंजय। तो धनंजय भी इसका पर्यायवाची होगा, अर्जुन का पार्थ, धनंजय। फिर भारत आ गया नाम, तो भारत का अर्थ भी क्या होगा, अर्जुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, प्राण रहने का अभ्यास। प्राणदा इसका अर्थ क्या हो रहा है, देखिए प्राणदा जीवन देने वाली दवा, प्राणदाता जिसे बोलते हैं, जीवन जीवन देने वाली दवा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन जो बी ना, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जीवन देने वाली दवा, उसको प्राणदा कहते हैं, प्राणदा यानी कि जीवन देने वाली दवा को हम क्या कहते हैं, प्राणदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39। देखिए अयादी संधि है, अयादी देखिए इसमें हलंत जिसमें लगा, ये हलंत लगी है, और किसी में हलंत नहीं है। तो हलंत जिसमें लग गया वो आपके कौन सा संधि हो गया भाई, ये तो आपके व्यंजन संधि हो गया। कौन सा संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, और इसमें अपज, और जो अपज ये इसमें भी हलंत होगा, ये भी आपके व्यंजन संधि होगा, ये स्प्लिट है, ये आपके व्यंजन संधि हो गया। उसके बाद इसमें तथत आ और ए, आ और ए क्या बन गया, ए, ये आपके वृद्धि संधि। आ और बड़ा आ और ये ए बन गया, तो ये आपके कौन सा, वृद्धि संधि होगा। कौन सा संधि, वृद्धि। तो आपका क्या बचा, यही वाला आपका क्या होगा, अयादी संधि। ओ प्लस ई, ये आपके अयादी, अयादी संधि। इसका अर्थ क्या हो गया, 9 + 6 नाविक, नाविक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या, देखिए व्हील का स्त्रीलिंग भालू, व्हीलनी, व्हीलिनी या फिर भालना। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा, देखिए व्हील का अगर स्त्रीलिंग पूछे तो व्हील नहीं होगा, बड़ी की पाई होगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का है। देखिए आपका क्वेश्चन आप इंग्लिश का है, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, पैराग्राफ मैंने छोड़ दी, बाकी आपके एंटोनिम सिनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके आपके क्वेश्चन ले लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43। आ सेट ऑफ रूम स्पेशली इन अ होटल, अ सेट ऑफ रूम मतलब रूम का सेट जो है स्पेशली इन आ होटल फॉर अ यूज फॉर वन पर्सन, एक पर्सन की यूज के लिए या फिर इस फैमिली के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं, सुट बोलते हैं। ठीक है, फ्लैट इसको बोलते हैं जो लार्ज बिल्डिंग होता है, फ्लैट जैसे बोलते हैं जो यूजुअली होम के लिए यूज करते हैं और लार्ज बिल्डिंग होता है। ठीक है, फ्लैट में लगाएगा, ये लार्ज बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पर आपके कहा सेट ऑफ रूम, सेट ऑफ रूम स्पेशली इन होटल फॉर यूज ऑफ वन पर्सन या हिज फैमिली, तो इसमें आपका आंसर होगा सुट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 44। देखिए 44 ये भी सिंपल आप जानते हो, राइट द सिनोनिम्स ऑफ एब्यूज, एब्यूज का एंटोनिम्स पूछा, एब्यूज का सिनोनिम्स पूछा, सिनोनिम्स में सिमिलरिटी है, मतलब एब्यूज का मतलब जानो जो रॉन्गली स्टेटमेंट होता है, रॉन्गली वर्ड बताया तो उसको क्या होता है, तो मिस यूज मतलब मिस वर्ड यूज करना, मिस वर्ड मिस यूज हो सकता है। ठीक है, या बैड स्टेटमेंट होता है, बैड स्टेटमेंट या बैड यूज ऑफ समथिंग, कुछ भी बैड चीज, समथिंग कुछ बैड भी बोला है कि गलत चीज बोला तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्यूज। खाली वो अर्थ क्या होगा, यूज तो नहीं होगा ना। प्रेज की बात करते हैं, प्रेज मतलब होता है कंप्लीमेंट, क्या होता है, कंप्लीमेंट, इसका अर्थ होता है कंप्लीमेंट होता है, कंप्लीमेंट होता है। तो कंप्लीमेंट तो नहीं होगा, किसी को कंप्लीमेंट करना। इसका स्कॉन की बात करते हैं, स्कॉन आपका सही आंसर होगा। स्कॉन मींस क्या होता है, यूजुअली वे ऑफ स्पीक। ठीक है, वे ऑफ स्पीक, यूजुअली वे ऑफ स्पीक, बोलने की तरीका जिसे बोल सकते हैं, यूजुअली वे ऑफ स्पीक, लाइक बैड स्पीक हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट द एंटोनिम्स ऑफ डिसेंट, डिसेंट का आपका एंटोनिम्स पूछा है। ठीक है, अपोजिट वर्ड पूछा है, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, अनएक्सेप्टेबल, एग्रीमेंट। देखिए डिसेंट का सही अर्थ क्या होगा, डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्री, डिसेंट का सही अर्थ क्या होता है, अगर सिनोनिम्स पूछते तो सिनोनिम्स क्या हो गया, समानार्थी पर डिसएग्रीमेंट होता है, डिसेंट का डिसएग्रीमेंट होता है। ठीक है, अगर इसका हम एंटोनिम जोड़ते हैं तो एंटोनिम्स क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, क्योंकि आपके एंटोनिम्स पूछा ना कि सिनोनिम्स, तो एंटोनिम्स में आपका एग्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रीजनिंग का है, क्वेश्चन नंबर 46। 68 आपका फिर 4 के साथ जो रिलेशन है सिमिलर, यहाँ आपसे पूछा यहाँ पर क्या होगा, 7 के साथ सिमिलर यहाँ भी देखें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या होगा, 347 होगा, 112 होगा, 220 होगा या फिर 301 होगा। देखिए यहाँ पर आप एक ट्रिक देखते हो, 4 का क्यूब, देखिए इन दोनों का रिलेशन देखते हैं तो यहाँ पर आपके बनता है 4 का क्यूब कितना होता है, 64। ठीक है, 4 की घात 3 निकालेंगे तो आपका 64 + 4 आपका हो गया 68। यहाँ भी देखिए यहाँ पर आपकी कौन सा रिलेशन बन रहा है, आपके 6 की घात 3 यानी 6 घात 3 आपके कितना 216 प्लस के 4 कितना हो रहा है 220 हो रहा है ना, यानी कि उसके घात 3 निकालना और 4 जोड़ना। इसी प्रकार हम इसमें 7 के घात 3 निकालते हैं, 7 के घात 3 कितना हो जाएगा 343, कितना होता है 343 में 4 जोड़ोगे आपके कितना होगा 347। देखिए आंसर कौन सा हो रहा है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 विषम को छाटना,
विषम को छाट में जो तीन ऑप्शन सेम रिलेशन वाला होगा, एक जो है ऑड होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा। देखिए नंबर को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, कर लिए आपका आंसर। देखिए 198 ये आपकी कितना 14 का स्क्वायर, 14 के स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, 14 14 प्लस में 2 हमें होगा 198। ठीक है 14 स्क्वायर 196 प्लस में 2 हमने ऐड कर दिया, ये 146। देखिए 12 का स्क्वायर आपके कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 2 आपके आगे 146। फिर आपके 326 की बात करें, यहाँ आपके हो जाएगा 18 की घात 18 स्क्वायर 324, 324 प्लस 2 326, 326। ठीक है तो इसमें 378 किसी का नहीं है, 378 अगर 19 का स्क्वायर करोगे आपका हो जाएगा 361 और प्लस में अगर 2 ऐड करोगे तो आपका होना चाहिए 363 होना चाहिए था। यानी कि आपका ये जो ऑप्शन है ये आपका ऑड देके रखा है, ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो आपके लिए पूछा गया विषम वाला छांटना, मतलब अलग वाला। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, ये एक विशिष्ट कोड भाषा में जो है एबीसीडी को 2 3 4 5, मतलब ए को 2 कोड किया, बी को 3 कोड किया, सी को 4 कोड किया और डी को 5 कोड किया। वास्तव में ए का कोड क्या होता है, एक होता है, मतलब एक उसमें ज्यादा कर दिया गया। बी का कोड होता है 2, 2 की जगह 3 कर दिया। सी का कोड 3 होता है, 3 की जगह 4 कर दिया। डी का कोड 4 होता है, 4 की जगह 5 कर दिया। क्लियर है। इसी तरह हम देखते हैं PALE का कोड, पी का कोड कितना होता है 16, 16 को यहाँ लिखा गया 17। ए का कोड कितना, ए का कोड 1 होता है, 1 को 2 लिखा गया। एल का कोड कितना होता है, एल का 12, 12 की जगह 13 किया। ई का कोड 5 होता है, 5 की जगह 6 गए। तो इसी कोड भाषा में जो हमें किसका टॉप को कैसे लिखेंगे, TOP। देखिए TOP, टी का कितना होता है 20, टी का वैसे होता है 20, 20 में आप अगर एक जोड़ोगे तो आपको हो जाएगा 21। ओ का कितना होता है, ओ का आपका होता है 15, 15 में एक जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 16, है ना। इसका पी का कितना होता है, पी का वास्तव में होता है 16, 16 में एक जोड़ेंगे तो 17, 21 16 17। देखिए 21 16 17 ऑप्शन कौन सा है, बिल्कुल ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी जो आपका ये सही आंसर है, 21 16 17। ठीक है, जो इसके कोड है ये कोड से 1 प्लस करना आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, निर्मला ने राहुल का परिचय अपने माँ की बहन के पुत्री के रूप में कराया। अपनी माँ की बहन की पुत्री यानी कि अपनी मौसी, है ना, मौसी की पुत्री से कराया। तो निर्मला राहुल से क्या रिश्ता है, भाई सिंपल सी मौसी भाई हो गया। चाहे सॉल्व करके देख लीजिए, अगर यहाँ निर्मला हो गया निर्मला, अब निर्मला की माँ, इसकी इनकी बहन जो है, इनकी बहन जो है बात करते हैं, इनकी बहन इनकी मौसी हो जाएगी रिश्ते में। और मौसी के लड़का पुत्र, ठीक है, मौसी के लड़का पुत्र जो है, ठीक है लड़का है, तो क्या हो गया इसके रिश्ते में, क्या होगा निर्मला के रिश्ते में क्या होगा, मौसेरे भाई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है आपके, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया। ठीक है, इनके 24 घंटे यानी कि 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है, मोढेरा गांव, गुजरात का माणा गांव, उत्तराखंड का माधोपट्टी गांव, उत्तर प्रदेश का या फिर केरन गांव जम्मू कश्मीर का। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोढेरा गांव गुजरात। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 18 जून 2023 को, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन अभी, ठीक है 10 क्वेश्चन अभी करंट अफेयर्स के होगा। 18 जून 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुई बैडमिंटन टूर्नामेंट में सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स खिताब जीतकर किन दो खिलाड़ियों ने इतिहास रचा। किसका, सुपर 1000 वर्ग पुरुष डबल्स खिताब जीतकर किदम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन ने, बी साई प्रणीत और पी कश्यप ने, या फिर सात्विक रेड्डी व चिराग शेट्टी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा। देखिए 52 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, इन्होंने क्या जीता, सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स खिताब जीता बैडमिंटन टूर्नामेंट में, जो 18 जून 2023 को इंडोनेशिया जकार्ता में आयोजित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके 52 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, किस संस्था के द्वारा विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य डॉक्टरेट स्तर पर भौतिकी के क्षेत्र में लिंग संतुलन प्राप्त करना है, को प्रारंभ किया। ठीक है, आपसे पूछा कौन सी संस्था ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु या IIS या फिर इसरो या फिर HBCSE होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, यानी कि आपका HBCSE आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 54 क्या है, किस राज्य सरकार ने दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन
क्या, नंद बाबा दुग्ध मिशन प्रारंभ किया। ठीक है, किस राज्य ने शुरू किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब या गुजरात। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, 54 नंबर का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका करेक्ट आंसर है। यूपी ट्रिपल एस में ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नंद बाबा दुग्ध मिशन कौन से राज्य ने शुरू किया, उत्तर प्रदेश राज्य ने। कितने लागत से मिशन रखा, 1000 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 के राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर देश की प्रथम अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी कौन, जिनका 7 जून 2023 को निधन हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर प्रथम अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी। गीतांजलि अय्यर, नीलम शर्मा, सरला महेश्वरी या प्रतिमा पुरी। बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा। देखिए 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गीतांजलि अय्यर। ध्यान रखिएगा गीतांजलि अय्यर, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनता है ये भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 नंबर, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या आपके, भारत सरकार ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर राज्य में हुई हिंसक घटनाओं की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया। मणिपुर में राज्य में जो अभी हिंसक घटना हुई उसके लिए आयोग गठन किया। अश्विनी कुमार, अजय लांबा, अजय यादव या परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, भारत सरकार किसकी अध्यक्षता में शुरू किया, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अजय लांबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आयोग का गठन इनकी अध्यक्षता में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैंगे के वार्षिक दुख सूचकांक 2022, वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में किस देश को सर्वाधिक दुखी या दयनीय माना गया। ठीक है, प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैंगे के वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में जो है किस देश को सर्वाधिक दुखी या दयनीय माना गया। सीरिया, युगांडा, सोमालिया या फिर जिम्बाब्वे। बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी जिम्बाब्वे को माना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 नंबर, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, किस देश में 19 से 21 मई 2023 के मध्य 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, भारत या फिर जापान। बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा। 58 का आंसर होगा जापान। ठीक है, जापान में जो है G7 49 कौन सा नंबर के 49 जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, जापान में हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, हाल ही में किस व्यक्ति को भारत तथा फ्रांस देश के मध्य व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान हेतु फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डी लॉ लीजन डी ऑनर से नवाजा गया। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, एन चंद्रशेखरन या फिर गौतम अडानी। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा। 59 का आंसर होगा एन चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर, जिनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डी लॉ लीजन डी ऑनर से नवाजा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 60 क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ। किसको, चुनार बलुआ पत्थर को किस राज्य को जो है जीआई टैग मिला। राजस्थान राज्य को, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को जो है बलुआ पत्थर के जीआई टैग प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गुलजार या रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 61 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक किसने लिखे, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 61 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या रचना किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की था। रामकृष्ण मिशन, क्यों रामकृष्ण, जो उनके रामकृष्ण परमहंस कौन थे, उनके गुरु थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था और ये जो इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम कहा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या, क्वेश्चन नंबर 62 का है, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। UNFCCC का अर्थ पूछा, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर ध्यान दीजिए क्या होगा, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट, यू फॉर यूनाइटेड नेशंस, फिर फेडरेशन कन्वेंशन के सी से क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है।
हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरिट, हंगेरियन नायरा, हंगेरियन पाउंड, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर होगा हंगरी देश का जो राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फोरिट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आपका करेक्ट आंसर होना है। और इसकी राजधानी की बात करें, हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट इसकी राजधानी है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 नंबर, क्वेश्चन नंबर 64, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मणिपुर, तमिलनाडु, मेघालय या फिर असम। संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपका आंसर होगा मणिपुर। कहां पर आयोजित किया जाता है? मणिपुर में जो है संगाई महोत्सव आयोजित करते हैं। और ये जो है प्रत्येक वर्ष जो है 21 नवंबर से 30 नवंबर तक मनाया जाता है। 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच मनाया जाता है प्रत्येक साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन बहुत आता है क्वेश्चन, कब? 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर पूछे 15 अप्रैल को दोस्तों वर्ल्ड आर्ट डे होता है, वर्ल्ड आर्ट डे। ठीक है, वर्ल्ड आर्ट डे, अगस्त की बात करें 1 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, ठीक है, पर्वतारोहण दिवस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 66 क्या है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे? के.एस. हेगड़े, गणेश मावलंकर, एम.ए. अयंगर या फिर हुकुम सिंह। बताइए प्रथम जो लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 66 इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणेश मावलंकर। ठीक, प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, गणेश मावलंकर जी की अचानक मृत्यु के पश्चात जो है के.एम.ए. अयंगर जी को जो है लोकसभा के अध्यक्ष बना दिया गया था। और हुकुम सिंह 6 में यानी कि 6 नंबर के जो है लोकसभा स्पीकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर, क्वेश्चन नंबर 67 क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आप सभी लोगों को पता है बांग्लादेश होगा आंसर। कौन सा? बांग्लादेश जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। और सबसे अगर कम की बात करते हैं, सबसे कम जो है अफगानिस्तान। कौन होगा? अफगानिस्तान जो है सबसे कम। इनमें अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं भारत। और बांग्लादेश के साथ जो है भारत के 5 राज्यों की सीमा, कितने? 5 राज्यों की सीमा साझा होती है। करीबन 4096 किलोमीटर, करीबन 4096 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है। और अफगानिस्तान में सबसे कम 106 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 68 क्या है? निम्नलिखित में से 2014 में मनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था? सिंपल से आपको पता होगा 29वां राज्य कौन सा बनाया 2014 में भारत को 29वां राज्य जो बनाया गया वो तेलंगाना था। ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल जो है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया, नेपाल, अर्जेंटीना या इनमें से कौन नहीं? देखिए वॉलीबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया, नेपाल, अर्जेंटीना या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 69 का आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा? वॉलीबॉल जो राष्ट्रीय खेल नेपाल देश का राष्ट्रीय खेल क्या वॉलीबॉल है। जो 2017 में जो नेपाल देश ने जो है राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? डैश लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम है, लोकसभा के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 70 का आंसर क्या होगा? देखिए लोकसभा में अपना पद धारण करने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु की बात करते तो 25 वर्ष होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और मतदान के लिए अगर बात करते तो मतदान 18 वर्ष से व्यक्ति कर सकते हैं, मतदान 18 वर्ष के लिए योग्य होता है। ठीक है, 18 वर्ष के व्यक्ति के योग्य होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, इनकी न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो आपका आंसर आएगा 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। किसके लिए? कौन सा पद धारण करने के लिए? राष्ट्रपति के पद, उपराष्ट्रपति के पद, राज्यपाल के पद। इसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके मैथ के ग्राफ के और आपके जो हिंदी के 2 पैराग्राफ है ये छोड़ के अलावा 30 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया और 70 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। तो जो है बाकी जो ग्राफ के जो क्वेश्चन है वो आपके नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे। जितने ग्राफ के क्वेश्चन सभी एक ही क्लास में रखेंगे मैराथन की तरह। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों से फिर नेक्स्ट कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।